साल 2010 में बागेश्वर में बादल फटा तो सुमगढ़ गांव के प्राइमरी स्कूल में भूस्खलन आया और जिसमें 18 बच्चे दबकर मर गए, लेकिन हम तब भी नहीं जागे। 2012 में रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में भूस्खलन से 28 लोगों की मौत हो गई, लेकिन हम तब भी नहीं जागे। और फिर जून 2013 की केदारनाथ की प्रलंकारी तबाही आई। वो ऐसी त्रासदी आई कि हजारों लोग काल कलवित हो गए। देश और दुनिया के सब जानकार जाग गए, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता प्रतिष्ठान तब भी नहीं जागा। फिर जोशीमठ में भूदसाव और दरारें हमें दिखाई दी। क्या हम तब जागे या नहीं जागे? लेकिन जब नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा 2018 में कि देहरादून और जहां भी प्रदेश में अवैध मलिन बस्तियां हैं वो अतिक्रमण खाली कराया जाए, बस्तियों को ढहाया जाए, तब हम जाग गए। सत्ता पक्ष भी जाग गया और विपक्ष भी जाग गया। आज एक बार फिर इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जाग गया है, लेकिन उन 370 गांवों का क्या जो आपदा की जद में हैं और जहां पुनर्वास की बाट कई सालों से देखी जा रही है। दोस्तों नमस्कार, दिनों जड़ा के खास वीडियो में आज कुछ इसी तरह के पन्ने पलटते हैं कि 22-24 साल की हमारी सरकारों के कामकाज का डर्रा क्या रहा है। हम पहाड़ी राज्य कहने को जरूर है, नित्यानंद स्वामी को छोड़ दें तो सारे मुख्यमंत्री पहाड़ी मूल के ही हैं, मंत्री भी अधिकतर पहाड़ के ही बनते हैं। बावजूद उसके चमोली, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी के वो सैकड़ों गांव जो लगातार आपदा की जद में हैं, और जब मॉनसून आता है तो एक एक इन गांवों में बसने वाला रहवासी है वो एक तरह से सामने मौत का खतरा मानकर रात रात भर जगता है। लेकिन शायद उनकी चिंता हमें उतनी नहीं जितनी चिंता हमें उन लोगों की है, उन 584 अवैध मलिन बस्तियों की है जिनमें लाखों लोग बसे हुए हैं। उनमें कितने उत्तराखंड के लोग हैं, कितने बाहर के लोग हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इन मलिन बस्तियों को बचाने की बात आती है, हाईकोर्ट के फैसलों को दरकिनार करने की बात आती है, तो सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक सुर में बोलते हैं। आखिर ये हालात कैसे बन गए हैं? देहरादून में एक बार फिर जब कुछ मकानों को तोड़ने के नोटिस चस्पा हुए तो यह विवाद फिर से खड़ा हो गया कि जो मलिन बस्तियां हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। कब तक अध्यादेश के रास्ते 3-3 साल की लाइफलाइन उन्हें मिलती रहेगी? 2018 में जब हाईकोर्ट का हंटर चला और इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा तो बीजेपी के देहरादून शहर के विधायक बेचैन हो गए और हरिद्वार और दूसरे जो सिटीज हैं, देहरादून के कस्बे हैं, वहां के विधायक भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बेचैन हो गए और ऐसा कोलाहल मचा कि विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सरकार जो अध्यादेश लेकर के आती है उसे विधेयक बना करके उसको पास कर दिया जाता है और अब 2018 से 2021 तक की लाइफलाइन इन तमाम 584 अवैध मलिन बस्तियों को मिल जाती है। उसके बाद फिर 3 साल का एक्सटेंशन, यानी एक और अध्यादेश और फिर विधानसभा की मुहर और फिर 3 साल का एक्सटेंशन जब अक्टूबर 2024 में खत्म हो रहा है। निकाय चुनाव सामने हैं, कांग्रेस और बीजेपी में सियासत की नूरा कुश्ती भी शुरू हो गई है। बड़ा सवाल ये कि देहरादून, जिसे सिटी ब्यूटीफुल एक जमाने में कहा जाता था, देहरादून का जिक्र देश के खूबसूरत शहरों में होता था, आज वहां शहर के बीच एक नहीं सैकड़ों मलिन बस्तियों में लाखों लोग बस रहे हैं। एक अनुमान बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में 584 के आसपास मलिन बस्तियां हैं। ये कहने को मलिन बस्तियां हैं, इन मलिन बस्तियों में 2-4 झुग्गी झोपड़ियां जरूर होती हैं। उसके बाद लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान वहां बन चुके हैं और मलिन बस्तियों के नाम पर वहां बड़े बड़े मठाधीश जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए। सरकार एक तरफ सत्यापन के दावे जरूर करती है, लेकिन पहला सत्यापन तो इन्हीं मलिन बस्तियों का क्यों नहीं किया जाए? जब बार बार सियासी नफा नुकसान की बात आती है तो बहुत सारे बीजेपी के विधायक हल्ला भी कर देते हैं कि फला जगह रोहिंग्या बसे हुए हैं, फला जगह वो लोग बसे हुए हैं, फला जगह बांग्लादेशी बसे हुए हैं। तो सत्यापन का पहला ड्राइव तो इन मलिन बस्तियों में क्यों नहीं चलाया जाता है? ये सवाल सरकार के सामने भी है, धामी सरकार के सामने भी है और पिछली सरकारों के सामने भी ये सवाल खड़ा था। कांग्रेस की सरकारों के सामने भी ये सवाल खड़ा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी सरकार के सामने भी ये सवाल है। अकेले देहरादून में बताया जाता है करीब 130 के आसपास मलिन बस्तियां हैं। इन मलिन बस्तियों में बड़ी बड़ी 3-3 मंजिला कोठियां भी हैं।
कहने को इनका नाम मलिन बस्तियां हैं, लेकिन दरअसल ये कब्जे हैं, सरकारी जमीनों पर वो कब्जे हैं, नदी नालों पर वो कब्जे हैं। कल्पना करिए किसी जमाने में रिस्पना और बिंदाल नदियां कल कल कर बहा करती थी, आज गंदे नाले बह रहे हैं। और आपने वो समय भी देखा होगा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कहा करते थे कि दरअसल ये रिस्पना नहीं, ये ऋषिपर्णा है और एक बार फिर से कल कल कर बहा करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत सियासत की सरिता से बह करके जा चुके हैं, लेकिन रिस्पना का हाल आज भी वही है। बड़ा सवाल यह है कि इन बस्तियों में जो 6 से 7 लाख वोटर रहता है, उस वोटर का जब भी निकाय चुनाव आता है तो उसे एक डर दिखाया जाता है। उस वोट बैंक को पक्का करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के भीतर सियासत चलती है। देहरादून शहर के तमाम बीजेपी के विधायक इन मलिन बस्तियों के विस्तार के मोर्चे पर कटघरे में खड़े हैं। यही स्थिति कांग्रेस के पूर्व विधायक और नेताओं की भी है, क्योंकि इन मलिन बस्तियों को बढ़ाने बचाने का खेल मिलकर के कांग्रेस और बीजेपी यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर खेलते आए पिछले 20-22 सालों में, और इसीलिए देहरादून एक बदसूरत शहर में तब्दील हो गया है। यही हाल हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बड़े शहरों का है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन मलिन बस्तियों में आबादी आती कहाँ है, बिना शय के आती कहाँ है, किसके पट्टे पर, किसके भरोसे पर, किसकी गारंटी पर इन लोगों को बसाया जा रहा है? आखिर कोई तो गारंटी नहीं मिलती होगी। और फिर जब ये गारंटी लोगों को मिलती है तो उन 370-373 गांवों के लोगों को ये गारंटी क्यों नहीं मिल सकती है? 1970 के दशक में जिस गांव से चिपको आंदोलन के का आह्वान होता है, पूरी देश दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान में पेड़ों को, पर्यावरण को बचाने के लिए लोग किस कीमत तक जा सकते हैं। उस रैनी गांव का आज हाल क्या है? क्या किसी सरकार ने, किसी हुक्मरान ने सोचा इस चीज को लेकर के? और अकेले रैनी क्या, ऐसे उत्तराखंड में सैकड़ों गांव हैं, कितने गांव भूतहा हो गए हैं। क्या क्या बड़ी बातें की जाती है कि हम घोस्ट टूरिज्म शुरू करेंगे। ये पर्यटन मंत्री कहते रहे गुजरे सालों में कि इन गांवों को देखने के लिए लोग आएंगे, यानी इन भूतहा गांवों को देखने के लिए लोग आएंगे। किस तरह की बातें यहाँ होती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या मुंशियारी, धारचूला, पिथौरागढ़ जिले के दूसरे इलाके, चमोली, उत्तरकाशी जिले के वो गांव जिन गांवों को पुनर्वास की सख्त दरकार है, और पिछले 20 सालों के अगर पन्ने उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सत्ता में बीजेपी रही हो तो ठीकरा केंद्र की सरकार पर फोड़ा गया है कि साहब उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए डबल इंजन नहीं है, इसलिए हमें 10,000 15,000 करोड़ रुपए चाहिए इन लोगों की रिहाइश कराने के लिए, हमें फॉरेस्ट की जमीन चाहिए और न जाने हमें केंद्र से क्या क्या चाहिए। ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है, कांग्रेस बीजेपी पर लगाती रही है। लेकिन 2017 से तो कम से कम ये आरोप अब बीजेपी नहीं लगा सकती, क्योंकि केंद्र में 2014 से बीजेपी की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं और उत्तराखंड में 2017 से लगातार बीजेपी की सत्ता है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो क्या वजह है कि जो पहाड़ के गांव हैं, जहां से करीब 35-36 विधायक चुनकर आते हैं, जो इन मलिन बस्तियों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनके रूट भी, उनकी जड़ें भी अगर खोजने को निकलेंगे तो उनकी जड़ें भी पहाड़ से जुड़ी मिलेंगी। लेकिन क्या वो अपनी पहाड़ की जड़ों से कट चुके हैं और दिखावे के लिए पहाड़ के वकालत करते हैं? अगर वकालत करते तो जिस तरह किसी मानसून सत्र में एक दिन में पक्ष और विपक्ष मिलकर के मलिन बस्तियों को बचाने के विधेयक पर मोहर लगा सकते हैं, तो इन 373-74 गांवों की पुनर्वास को लेकर के ये एकजुटता नजर क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं पहाड़ के कांग्रेस और बीजेपी के या निर्दलीय यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मिल जाते, एक सुर में क्यों नहीं कहते हैं कि यहां एक रात काटना मुनासिब नहीं है और लोग यहां दशकों से जीते हुए आ रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं माइग्रेट कर पा रहे, क्यों उनको अच्छी जगह, सुरक्षित जगह बसा पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जब मलिन बस्तियों को बचाने के लिए इस तपती गर्मी में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते फिर रहे हैं और बीजेपी के नेता ये दावे कर रहे हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गणेश जोशी कहते हैं कि मार्च 2016 से पहले तक के जो भी लोग मलिन बस्तियों में रहे हैं वो डंके की चोट पर रहेंगे। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि हमने विकास का कौन सा मॉडल चुना है। हम हिमाचल से तुलना की बात तो करते हैं, लेकिन वहां परमार साहब ने किस तरह विकास का मॉडल रखा है, और हमारे प्रदेश के तमाम पहाड़ी मूल के मुख्यमंत्री होने के बावजूद विकास के किस मॉडल पर उत्तराखंड को लेके जा रहे हैं। इन मलिन बस्तियों के बचाने भर की बात नहीं है, ये राजनीतिक सोच की बात है कि हमारा एजेंडा क्या है। हमें मलिन बस्तियों को बचाने की सत्ता पक्ष और विपक्ष में बेचैनी तो नजर आएगी, लेकिन 370 उन जो आपदा की जद में जो गांव हैं, जिन्हें आज इसी वक्त एक तरह से वहां से निकालने की जरूरत है, उनको लेकर के उदासीनता है। ये बताता है कि हमने अपनी प्राथमिकताओं में किसे स्थान दिया है। सवाल ये नहीं है कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले 11 लाख तो बताए जाते हैं, करीब 13, 14, 15 लाख लोग हो सकते हैं, यानी प्रदेश की अभी एक बड़ी आबादी है। सवाल इनको बेघर करने का नहीं है,
कि इनको बेघर कर दिया जाए एक झटके में, ये मुनासिब नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, ये मानवीय भी नहीं है और ये किसी सरकार को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब आप 2018 में अध्यादेश लेकर के आए थे, तब आपने अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छाप दी थी कि हम अगले 3 सालों में इन सब को पक्के मकानों में, स्थायी आवासों में भेज देंगे। कहां गए वो दावे? फिर उसके बाद आप फिर वही रास्ता अख्तियार करते हैं और अक्टूबर 2024 तक के लिए उनको फिर एक तरह से, उन बस्तियों को एक तरह से रहने का उनको हक देते हैं, लेकिन मालिकाना हक उन्हें कहाँ मिल पाता है? उनकी पक्के घरों में उनकी रिहाइश कब मॉडल, चाहे फिर वो दिल्ली में जिस तरह झुग्गी बस्तियों को हटा करके लोगों को बसाया गया है, ऐसा कोई मॉडल हम कहाँ अपना पाए? ये बताता है कि सरकारें फौरी राहत देकर के एक वोट बैंक को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहती हैं। इसीलिए पहाड़ के वो 373 370 गांव उस तरह से वोट बैंक नहीं है जिस तरह से इन मलिन बस्तियों की जो आबादी है वो एक बड़ा वोट बैंक है। स्थायी घर का सपना तो इन लोगों का भी है, लेकिन आप उन्हें क्या देते हैं? ये सवाल आपके सामने है। तो न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।